हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट जुलाई 2025 के लिए सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 3 फरवरी 2023 को पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। ठीक है, समय की एक विशिष्ट अवधि तक, ठीक है, भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरण प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है हमारा, संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, असामान्य, अप्रतिक्रियात्मक। तो यहाँ पर असामान्य और अप्रतिक्रियात्मक ये तो हमारा गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं समय की विशिष्ट अवधि में बहुत सरलता से भाषा सीखते हैं। जैसे कि 0 से 5 साल की उम्र में भाषा जल्दी से सीखते हैं, तो वो एक सेंसिटिव पीरियड होता है भाषा सीखने की बच्चों की। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम बात करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा इस अवधि को विकास की संवेदनशील अवधि के रूप में जाना जाता है। संवेदनशीलता का यदि विच्छेद करें तो संवेदना एवं शीलता 3 शब्द आते हैं। सम अर्थात समान, वेदना का अर्थ है पीड़ा, दुख अर्थात समान पीड़ा का अनुभव करना संवेदनशीलता कहलाती है। संवेदनशीलता के 3 प्रमुख लक्षण हैं। संवेदनशील होने की अवस्था, गुण अवस्था, दूसरे की अनुभूति से शीघ्र प्रभावित होना, ग्रहण शक्ति, भावुकता, भाव प्रवणता। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। मान लीजिए उस माँ के 2 बच्चे हैं, दोनों ही क्या हैं? ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। ठीक है, अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, चलना सीखने में अधिक तेज़ी से प्रगति कर रहा है। ये तो भैया जल्दी से चलने सीख गया और ये भैया जो क्या है बहुत देरी से सीख रहे हैं। ठीक है, सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? देखिए, जैसे कि जन्म तो उनका साथ में हुआ है, लेकिन कोई जल्दी से चलना सीख लिया और कोई बाद में चलना सीख रहा है, तो ये किस प्रकार की विभिन्नता है? कौन सा सिद्धांत ऐसा मानेगा? तो व्यक्तियों में विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो सिर से पैर की ओर विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नहीं होगा। हर किसी में विकास दर दर आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग होता है। ऐसा ही हुआ है उन ट्विंस में जो कि एक साथ जन्म लिए, लेकिन क्या हुआ उन लोगों के साथ? उन लोगों के साथ ये हुआ कि एक चलने कम पहले सीख जाता है और एक बाद में। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में चलना सीखने से अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। यह सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। सिद्धांत से जुड़ा है व्यक्तियों अथवा बच्चों में वैयक्तिक विभेद होने के कारण अनेक कारकों का उत्तरदायी माना जाता है। वंशानुक्रम, परिपक्वता, बुद्धि, वातावरण, लिंग भेद, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं विकास की दर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवंशिक प्रवृत्तियां पर? हाँ, इस पर तो निर्भर है क्योंकि माता पिता से ही विकास की दर प्रभावित होगी कि जैसे माता पिता लंबाई में बड़े रहेंगे तो बच्चे भी ऐसे बड़े ही होते हैं, तो ये आनुवंशिक प्रवृत्ति होगी। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं ये भी विकास को प्रभावित करती है। हमारा समाज संस्कृति भी विकास को प्रभावित करते हैं। भौतिक वातावरण तो ये भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि तीनों को कवर कर रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए?
संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक। दोस्तों संवेदीगामक में बच्चा 0 से 2 साल तक का होता है और 2 से 7 साल का होता है पूर्व संक्रियात्मक में। तो क्रमबद्धता सीरीज में लगाना चीज़ों को, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई छड़ी दे रखी है तो उसको वो क्रम में लगाएगा कि कौन सबसे बड़ी है, फिर इस तरह से। तो इसे ही कहते हैं क्या, क्रमबद्धता। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक में क्रमबद्धता आ जाती है बच्चों में। तो इस प्रकार के जो संबंधित प्रश्न हल करने की दी देनी चाहिए वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा है आत्मसातीकरण एवं समंजन के माध्यम से किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर संतुलन ही हमारा सही हो जाएगा, असंतुलन नहीं होगा, क्योंकि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से वो अपने ब्रेन में संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। प्रत्यक्ष अवबोधन ये भी नहीं होगा, भ्रम ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से संतुलन जैसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने तथा चूसने की क्षमताएं होती हैं, परंतु धीरे धीरे इन क्षमताओं पर आधारित उसकी स्वतः सहज क्रियाएं अधिक प्रभावशाली संगठित हो जाती हैं। यह सिद्धांत जीन पियाजे के संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों एक 6 वर्षीय लड़का मनीष जो है दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों कंजर्वेशन में जो सारी चीज़ों को कंजर्व किया जाता है। ईगोसेंट्रिक, ठीक है, आत्मकेंद्रिता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ईगोसेंट्रिक में बच्चा अपनी ही सोचों को वो सर्वाधिक मानता है। उसे वो सोचता है कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आत्मकेंद्रिता का मतलब है उसका दिमाग उसके खुद पर ही टिका हुआ रहता है, वो खुद को ही अहम मानता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। ये 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों का केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। आत्मकेंद्रिता जिससे दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरों की भावनाओं या इच्छाओं की परवाह किए बिना केवल स्वयं के बारे में सोचना आत्मकेंद्रिता कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के पास तर्क की मुख्य बाधाओं में एक एकाग्रता शामिल है, जो दूसरों की पार करने के लिए स्थिति के लिए एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति एक विशेष प्रकार का केंद्रीकरण है। आत्मकेंद्रवाद शाब्दिक रूप से आत्मकेंद्रिता है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा कानून एवं व्यवस्था चरण, यानी कि जो 4th स्टेज है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए, जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए और नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस तरह से तो कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। कानून तथा नियमों का पालन दंड के बचने के लिए करना चाहिए। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए एक बार हम लोग फिर से ऑप्शन को देख लेते हैं। तो कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कानून व्यवस्था अभिविन्यास होता है उसमें बच्चा क्या सोचता है कि जो कानून बनाए गए हैं सरकार के उन्हें हमें पालन करना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारी समाज की नीति है वो बिगड़ जाएगी, इसलिए ना कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है, बी ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून
एवं व्यवस्था में है उसका मत होगा कि कानून और अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। लॉरेंस कोहलबर्ग के पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास के संबंधित विचारों को विस्तृत करके तीनों स्तरों को प्रस्तुत किया। इसमें 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को समूह कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं का प्रस्तुत किया गया था तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार के लिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे: पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। तो दोस्तों यहाँ पर जो कानून एवं व्यवस्था है वो 4th स्टेज होती है, ये सेकेंड वाले में आती है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लेव वाइगोस्की ने नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। तो नैतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास ये तो वो दिए थे कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो व्यक्तिगत विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये भी गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव या विकासात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक दिए थे कौन? लेव वाइगोस्की ने। हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए, एक विद्यार्थी है वो दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है, यानी कि कोई अध्यापिका है, उन्हें कोई क्वेश्चन दिया है, उसे हल करने में वो क्या कर रहा है? चुनौती महसूस कर रहा है। तो ये अध्यापिका को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं, विद्यार्थी को अनदेखा नहीं करना है और उसे अकेले संघर्ष कर नहीं, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। यहाँ पर हमारा सेकेंड ही सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु क्या करना चाहिए? उसको स्केप फोल्डिंग करना चाहिए, यानी कि उसे संकेत और इशारे देना चाहिए, जिससे कि वो बच्चा सीख पाएगा। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना ये तो बिल्कुल अपराध है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? तो अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। ऐसा नहीं होना चाहिए एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, ठीक है। जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण गलत है, बिल्कुल गलत है। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर पर। यहाँ पर पुरस्कार और दंड की बात नहीं होनी चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए? सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। यहाँ पर उसकी एक्टिविटी, उसकी सक्रिय भागीदारी, उसको ज्ञान अर्जन की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इस करेक्ट होगा। एक प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हावर्ड गार्डनर जी से, ठीक है। यहाँ पर बताए रखे हैं कि जो हावर्ड गार्डनर जी हैं वो द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है ना? भाषाई वृद्धि, भावनात्मक वृद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया है, जिसमें से हमारा भावनात्मक बुद्धि एक प्रकार की बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर भावनात्मक बुद्धि सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पर बुद्धि के कई रूप दिए हैं हावर्ड गार्डनर ने, जिसे हम देख सकते हैं अंतःवैयक्तिक। भाषाई बुद्धि में जो व्यक्ति भाषाई बुद्धि रखता है वो लैंग्वेज पकड़ने में सटीक होता है। अंतःवैयक्तिक, देशी बुद्धि या स्थानिक बुद्धि, किसी भी स्थान की, किसी लोकल की वो डिस्कस कर पाता है। गणितीय बुद्धि में मैथ तर्क लगा पाता है व्यक्ति। संगीतात्मक बुद्धि में, इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति जो है वो गायक बनता है, ठीक है। शारीरिक बुद्धि में ये किसी शरीर की एथलीट वगैरह होते हैं जो खिलाड़ी, वो सारी शारीरिक बुद्धि से संबंधित है। प्रकृतिवादी जो लेखक कवि होते हैं वो प्रकृतिवादी संबंधित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक होते हैं वो जो दूसरों के मन की हाल जानने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अब ये बंदा रो रहा है कि नाच रहा है कि इसके मन में क्या चल रहा है, वो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? इसके मन की बात को जान लेगा। तो ये दूसरों के मन की बात की जानना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये कौन कहता है? NEP 2020। तो यहाँ पर क्या है? अभिकथन ही है, ठीक है।
अभिकथन क्या है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 एनईपी 2020 जो है वो बताती है कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें मातृभाषा को ऐड किया जाना चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को तेज़ी से सीखते हैं और समझते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते भी हैं। यहाँ पर अभिकथन और रीजन दोनों ही सही हैं और दोनों ही अभिकथन जो रीज़न है वो अभिकथन को अति उत्तम रूप से सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है ना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता में से किस प्रकार निपटना चाहिए। जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब है किसी भी एक लिंग के प्रति झुका हुआ होना, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता। तो विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देकर नहीं, है ना, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके जो चुनी रूढ़िवादियों को चुनौती दें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रूढ़िवादिता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक अध्यापिका को कि वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दें। जैसे कि जो सुनीता विलियम्स हैं वो अंतरिक्ष में भी जा सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये होता है कि जो लड़कियाँ हैं वो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं बनी हैं बल्कि वो क्या कर सकती हैं, वो अंतरिक्ष में भी जाने योग्य हैं। तो इस तरह से कुछ उन्हें उदाहरण देकर के ऐसी चुनौती करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने से ऐसा तो स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, इससे भी स्टीरियोटाइप बढ़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापिका को क्या करना चाहिए, केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। यहाँ बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापिका को क्या करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा कक्षा जिसमें विभिन्न संस्कृति के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कोई किसी का कल्चर क्या है, किसी का धर्म अलग है, किसी का रवैया अलग है, ठीक है। तो केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए नहीं, हमें सभी प्रकार की जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं सभी बच्चों की उनको प्रधानता देनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बी ऑप्शन की। तो केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए नहीं, हमें सभी की प्रथाओं को प्रधानता देनी है। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, नकारात्मक प्रस्तुति किसी की नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि जो हमारा विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, यानी कि अलग अलग संस्कृति से आने वाले जो बच्चे हैं उनकी सभी बच्चों की संस्कृति को हमें सम्मान करनी चाहिए, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमें सम्मान करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध, समझ, पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं। जब आकलन किस प्रकार का असेसमेंट विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध, समझ या पाठ के अधिगम की शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब हमारा किसी विद्यार्थियों में किसी कौशल संबंधी बोध, समझ या पाठ के अधिगम, इस पाठ को पढ़ने में बच्चा कितना सीखा, इसके प्रकार के आकलन करने के लिए तो अधिगम के लिए आकलन होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता तो वहाँ पर वो फीडबैक वाली बात हो जाती जो योगात्मक मूल्यांकन होता है उसमें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।